जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-VAE 181। ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन। इस बुक के आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि पर्यावरण नियमावली है। इसमें हम देखेंगे थ्योरी प्लस MCQ। जो पिछले ईयर के MCQ है इनको देखेंगे, प्लस इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट थ्योरी करेंगे और लास्ट में इस जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक और चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर 1 से लेकर 11 तक देख सकते हैं, जो कि हमने कंप्लीट अप चैनल पर अपलोड कर दी है। उनको देखकर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप थ्योरी प्लस MCQ कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 50 MCQs आएंगे, उसमें से आप 40 प्लस अटैम्प्ट कर लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर की MCQ के बारे में। उससे पहले अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई सोल्ड असाइनमेंट की PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उनको देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2010 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48। भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ था? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर होगा 66। वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। स्टॉकहोम समझौता किस वर्ष हुआ था? सन 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में, जो हम लास्ट चैप्टर के में कर चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। वियना संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कार्बन का उत्सर्जन कम करने से। ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? इसका है एम्स्टर्डम में। अगला है, जैव अपहरण रोकने के लिए किस अधिनियम में प्रावधान है? जैव अधिनियम 2000 में इसके प्रावधान है। इस प्रकार ये क्या थे, हमारे 10 इंपॉर्टेंट MCQ थे जो पिछले ईयर के जो एग्जाम थे उनमें ये आ चुके हैं। फिर हम बात करेंगे अब इस चैप्टर की थ्योरी से कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। इसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जिक्र करो। दूसरा है जल प्रदूषण अधिनियम 1974। तीसरा है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है इसमें हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या बताता है? यह नियम 9 सितंबर 1972 में बना था। इसके अनुसार वन्य जीव किसी भी प्राणी, मधुमक्खियों, तितलियों, क्रस्टेशियनों, मछलियों, पतंगों और जलीय वनस्पतियों जो किसी निवास का हिस्सा हो उसको बोलते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वन्य प्राणियों के शिकार व व्यवहार पर रोक लगनी चाहिए। भारतीय वनस्पति सर्वे विभाग और भारतीय जीव सर्वे विभाग संकटपन दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाई जाए। इस अधिनियम के तहत सुरक्षित स्थलों का जाल स्थापित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, शरण स्थल, जैवमंडल संरक्षण स्थल शामिल है। केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए। वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन और वन्य जीवन वार्डन की नियुक्ति का अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण करता है। 2002 के इस अधिनियम को संशोधित किया गया। इस संशोधन में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए: वन्य प्राणियों, पक्षियों, वनस्पतियों और उनके साथ जुड़े पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करना, देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा पक्की करना इसमें शामिल था। इस अधिनियम के अंतर्गत कई संरक्षण सी योजना चलाई गई थी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलाई गई थी वो देखेंगे। पहली है शेर परियोजना। शेरों की सुरक्षा के लिए 1972 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। दूसरी है बाघ परियोजना, 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई। अब भारत में 34 बाघ संरक्षण स्थल है। अगला है मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, ये 1974 में शुरू की गई थी। अगला है इसके दंड क्या है? कम से कम 3 साल की सजा और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है। इसमें क्या कमियां हैं? कानून तोड़ने वाले को दंड तुलनात्मक रूप से नरम है। जम्मू व कश्मीर में कई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर कोई रोक नहीं लगी है। इसमें क्या विशेष अध्ययन है? सलमान खान वर्सेज जो स्टेट है, राज्य है, उसके बारे में 6 साल के लंबे अंतराल के बाद काले हिरण के शिकार के दंड स्वरूप सलमान खान को 1 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया था।
अगला है, हम दूसरा देखेंगे, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा वो देखते हैं। इसका अनुच्छेद 251(1) के अंतर्गत 23 मार्च 1974 को गठन हुआ। इस अधिनियम का जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण की रोकथाम और उस पर नियंत्रण करना। इसकी परिभाषा क्या है? प्रदूषण का अर्थ हो गया पानी में मिलावट, पानी के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव गुणवत्ता में बदलाव, पानी में किसी मल, इन्फ्लुएंट तथा अन्य द्रवीय, गैसीय, ठोस अपशिष्टों का निष्कासन। ये क्या है? इसकी परिभाषा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस अधिनियम के अनुसार क्या होना चाहिए? सभी प्रकार के सतही भूमिगत जल स्रोतों की गुणवत्ता को स्थायी बनाना, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन करना। जल अधिनियम का 1988 में संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आ चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की सीरीज नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। मैंने लास्ट 5 साल के जो लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर है वो करवा रखे हैं। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या कार्य हैं? पानी की गुणवत्ता के मापदंड तय करना, राज्य के बोर्डों की सहायता व सलाह देना, विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता को जागरूक करना। ये क्या है? इसके कार्य क्षेत्र हैं। इसमें दंड प्रावधान भी है। धारा 41 के अनुसार धारा 20 के तहत जो सूचना देनी चाहिए उसके न देने पर 3 महीने की जेल और या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर यह गलती बार बार हो तो जुर्माना 500 रुपये प्रति दिन भी किया जा सकता है। बोर्ड के आदेशों की अनदेखी, धारा 32, निर्देशों का न पालन करना धारा 354 और करने पर 1 साल से 6 साल की कैद और जुर्माने का नियम है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1981। यह कानून 29 मार्च 1981 में लागू हुआ और 1987 में इसे सुधारा गया। इसके उद्देश्य क्या थे? वायु जो प्रदूषण है उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया गया, उसके क्या उद्देश्य थे? वायु प्रदूषण की रोकथाम करो, नियंत्रण करो और उसका उपचार करो। राजकीय व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाना इसका उद्देश्य था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या क्या कार्य थे? राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण करना, उनके उपचार करना, कार्यक्रमों की योजना व अमल करना, राज्य व केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों के बारे में राय देना, राज्य बोर्ड को वायु की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए मशवरा देना। ये इसके क्या है? कार्य हैं। वायु प्रदूषण संबंधी जानकारियां इकट्ठी करना, प्रकाशित करना, जनसंचार माध्यमों द्वारा लोगों को शिक्षित करना। धारा 17 के तहत किसी भी कारखाने के निकास का निरीक्षण करके देखना कि यह नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। धारा 20 के तहत वाहनों के रिसाव के पैमाने का निर्धारित करना। तो ये क्या है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के कार्य हैं। अगला है, राज्य प्रदूषण बोर्डों के कार्य। वायु प्रदूषण संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को मशवरा देना, समय समय पर वायु की गुणवत्ता की जांच कराना और प्रदूषण को कम करने के तरीके करना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकार क्या हैं? धारा 19 के तहत बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसी भी औद्योगिक यूनिट की स्थापना से पहले बोर्ड से आज्ञा लेनी चाहिए। बोर्ड किसी भी उद्देश्य से निरीक्षण हेतु नमूने ले सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बोर्ड संबंधित अफसरों को वाहनों के रिसाव के पैमाने निर्धारण निर्देश दे सकता है। बोर्ड के परामर्श पर राज्य सरकार किसी भी उद्योग को खास किस्म के ईंधन के उपयोग का आदेश दे सकती है। अगला है, इसमें दंड के क्या प्रावधान है? धारा 37 के तहत कोई भी उद्योग जो स्तर से ज़्यादा प्रदूषक निकाल रहा हो उसको 1 से 6 वर्ष तक की कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 38 के अनुसार यह बोर्ड की जायदाद नष्ट करने वाला, गलत सूचना देने इत्यादि पर दंड देती है। इसमें 3 महीने की कैद, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या है? वायु प्रदूषण का हमने देखा, इनके कार्य क्षेत्र क्या है, इनके अधिकार क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या है। परंतु ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है? कोई सुधार नहीं है। पूरे देश में अगर आप वर्ल्ड मैप में जाकर देखोगे तो इंडिया की सबसे ज़्यादा कंडीशन खराब है। वर्ल्ड के जो 100 टॉप एयर पॉल्यूटेड सिटी देखोगे उसमें इंडिया का नंबर 1 है। इंडिया की 70 से 75% सिटीज इसमें आती है। तो मतलब कोई नहीं है, कागजों में अधिकार बना दिया, कानून बना दिया, इनके कार्य बना दिए, पर ग्राउंड लेवल पर कोई कुछ नहीं करता, कोई रोकथाम नहीं है। अंधाधुंध सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। अगला हम देखते हैं हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह क्या है? 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। इसके क्या उद्देश्य थे? वन विनाश को रोकना जो पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन रहा है। इस कानून के अनुसार क्या है? वन भूमि के गैर वन संबंधित कार्य के लिए इस्तेमाल की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। प्राकृतिक व रोपित दोनों तरह के वनों का बचाव जरूरी है। गैर कानूनी वन की कटाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। 3000 फीट की ऊंचाई से ऊपर किसी भी क्षेत्र में पेड़ काटने की मनाही हो। वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
इस कानून का 1992 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार क्या है, वन जमीन में फसलों को उगाने की इजाज़त नहीं होगी, खनन गतिविधियां बंद होगी। इसमें दंड का प्रावधान है, 3 साल तक की कैद हो सकती है, 25,000 जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बडकल व सूरजकुंड फरीदाबाद के 2 किलोमीटर घेरे में अरावली के क्षेत्र में खुदाई पर रोक लगा दी थी। कमियां क्या हैं इसकी, वन उद्योग की योजना बनाने में स्थानीय लोगों को शामिल न करना, सारी शक्तियों का केंद्र सरकार में केंद्रित होना इसकी कमियां हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, संविधान के अनुच्छेद 253 के तत्वाधान में यह नियम 23 मई 1986 में बनाया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इसका मकसद क्या था, पर्यावरण की सुरक्षा, क्वालिटी में सुधार करना, विभिन्न पदार्थ सुरक्षा संस्थाओं की गतिविधियों और नियमों में के तहत तालमेल स्थापित करना। धारा 2A के EPA पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती है। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि अंतः संबंध जो जल, वायु, भूमि और मनुष्य से दूसरे जीवधारियों, पौधों, सूक्ष्म जीवधारियों में है, इसमें संपत्ति भी शामिल है। धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा व गुणवत्ता सुधारों के लिए कदम उठाने का हक है। यह उपाय क्या हो सकते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रदूषकों के रिसाव के मानक तय कर सकती है, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और सुरक्षा के लिए नियम व गाइड बना सकती है। धारा 5 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार किसी को भी दिशा निर्देश देने का अधिकार रखती है और सबको इसको पालन करना होगा। दंड धारा 15 EPA, तो इसमें दंड दिया गया है, दंड का प्रावधान है वो देखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों का पालन नहीं करता या उल्लंघन करता है तो हर उल्लंघन के लिए 5 साल की कैद है, जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं। पर्यावरण संबंधी अधिनियमों के अनुपालन में क्या क्या कमियां आई है वो देखेंगे। प्रदूषण करने वाली औद्योगिक यूनिट्स को किए जाने वाले जुर्माने की राशि बहुत ज़्यादा कम है। भारत के लोगों को विश्वास है कि कोई भी गैर कानूनी काम करके सियासी हस्तक्षेप के कारण वो बच जाएंगे। जन जागृति किसी भी नियम को लागू करके पहले जरूरी है। अधिकारों का ज़्यादा केंद्रीकरण भी राज्य सरकार की शक्तियों में बाधा बनाती है। कार्यक्रम चलाने के लिए आवंटित धनराशि बहुत कम है। न्याय में देरी भी इसकी एक कमी है। विधि क्षेत्र में पर्यावरण ट्रिब्यूनल यह किसी भी विनाशकारी पदार्थ के दुर्घटनावश इस्तेमाल से संबंधित मसलों को सुनता है। हरित बेंच, इसमें क्या है, विभिन्न अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा पर्यावरण संबंधी केसों की सुनवाई के लिए गठित हरित बेंच। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को हरित न्यायाधीश भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को हरित न्यायाधीश कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण एपिलेट अधिकरण NEAA, नेशनल एनवायरमेंटल एपिलेट अथॉरिटी, 30 जनवरी 1997 को EPA 1986 अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण विषयों पर सुनवाई करने का अधिकार है। इसको सिविल कोर्ट के समान अधिकार कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत मिले हैं। पर्यावरण नियमों के पालन संबंधी मुद्दे क्या हैं। भारत में पहले लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन उन्नति की दौड़ में पिछले कुछ समय में लोगों की पसंद बदल गई है। अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए हम स्रोतों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रकृति को बचाने हेतु कानून बनाए गए, लेकिन कानून बनाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता, उसका अनुसरण करना जरूरी है। इसलिए इन कानूनों का अक्सर उल्लंघन और अधिकतर समय केवल कागजों तक सीमित है। आम जनता को कानूनों की जानकारी संचार साधनों से अच्छे तरीके से देनी चाहिए। हर इंसान का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नजर रखे और तय करे कि जो न्यायालय द्वारा दंडित होगा। लोगों को शिरकत पर्यावरण अधिनियमों के पालन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, पर्यावरण अधिनियम 1986 EPA की व्याख्या करें। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, भोपाल त्रासदी के संदर्भ में भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया। यह अधिनियम एक छत्र अम्ब्रेला कानून है जिसका निर्माण अधिनियमों जैसे कि जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत गठित विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य निकायों के कार्यों का तालमेल करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में मुख्य जोर पर्यावरण पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत जल, वायु और भूमि के साथ साथ वे सारे आपसी संबंध भी आते हैं जो जल, वायु और भूमि एवं मानवों, अन्य जीवों, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति के बीच में पाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है किसी भी प्रदूषण का होना। प्रदूषण की परिभाषा है कोई भी ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ जो जमाव में मौजूद है, प्रकृति के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं या नुकसानदेह स्वभाव हो। जोखिम भरे पदार्थों में कोई भी ऐसा पदार्थ जो निर्मित
आती है जो मनुष्य को, अन्य जीव जंतुओं और पौधों को, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति अथवा पर्यावरण की हानि पहुंचा सकती है। इस अधिनियम के मुख्य नियम क्या हैं वो हम देखेंगे। पहला है, अधिनियम के खंड 3(1) में केंद्र को शक्ति दी गई है कि वह ऐसा कोई भी कदम उठा सकती है जो कि उसकी समझ के अनुसार पर्यावरण की खूबी को सुरक्षित रखने और उसकी अधिक सुधरी स्थिति के लिए जरूरी हो। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, उसका काबू करने के लिए, उसके सुधार करने के लिए जरूरी केंद्रीय सरकार को विशेषकर यह अधिकार होगा कि वह पर्यावरण की खूबी के लिए नए राष्ट्रीय स्तर और साथ ही गंदगी तथा बहाव वाले कचरे के नियंत्रण के लिए भी स्तर बनाएं, औद्योगिक स्थानों पर कंट्रोल करें, जोखिम भरे पदार्थों के संचालन के लिए विधियां बताएं, हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा तरीके स्थापित करें और पर्यावरण प्रदूषण संबंधी तमाम सूचना इकट्ठी करें और उससे सबको खबर करे। तो मतलब ये क्या है, जितने अधिनियम बनाए गए हैं वो क्या है, कर सकते हैं पर करता कोई नहीं। आज के दिन प्रेजेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिन पर क्या है, पानी जल प्रदूषण की कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि भारत में यूरिया की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है। एयर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि थ्रोट इन्फेक्शन और लंग्स में इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छोटे बच्चों को स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हमारी वायु खराब है, हमारा जल खराब है, भूमि पंजाब और हरियाणा कितनी खराब हो चुकी है, इतना फर्टिलाइजर यूज हो चुका है कि उसका ज़मीनी पानी और उनकी मिट्टी एकदम खराब हो चुकी है, उसकी उर्वरता कम हो चुकी है, उनकी फसलों में क्या है, कीटनाशक पाए जा रहे हैं। तो मतलब दिन पर इतनी खराब कंडीशन है। हमारे पनीर नकली है, हमारा पानी खराब है, हमारा खाने में वो जहर है। तो मतलब इंडिया की कंडीशन इतनी खराब होती जा रही है दिन पर। अगर इन पर कड़े नियम लागू नहीं किए गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार का ध्यान सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए है। हम बस चुनाव जीत जाएं और चंदा इकट्ठा कर लें और अपनी इमेज और फेम बना लें। इसके अलावा सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। अखबार खोल के देखेंगे तो सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं उनकी आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। टीवी में देखेंगे 24 घंटे उनकी न्यूज़ मिल जाएगी, उनकी तारीफ करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रकृति की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में देखेंगे कि उन्होंने क्या है कि ये बताया कि हम ये अधिनियम तो बना दिए पर इन पर कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई सख्त कानून नहीं बना रहा है। इस कानून के द्वारा केंद्र सरकार को पूरे अधिकार मिल गए हैं कि जिसमें शामिल है राज्य द्वारा कार्रवाई का तालमेल, देशव्यापी कार्यक्रमों का नियोजन एवं उनका अमल करना, पर्यावरण गुणवत्ता स्तरों को बनाना, उनमें जो भी पर्यावरण प्रदूषक के बहाव अथवा निकासों को काबू करने के लिए जुड़े हैं उद्देश्यों के स्थान पर रोक लगानी चाहिए। तो मतलब रोक लगानी चाहिए, लगा कोई नहीं रहा है। मिले अधिकार वास्तव में बहुत बड़े हैं, इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे जोखिम भरे पदार्थों का उठाना बिठाना, पर्यावरण दुर्घटनाओं को रोकना, प्रदूषणकारी कारखानों की जांच पड़ताल करना, अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, सूचना प्रचार इत्यादि करना, पर कर कोई नहीं रहा है। अधिकार दिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पहला पर्यावरण विषय था जिसने केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया कि वह सीधे आदेश दे सकती है कि इसमें ऐसे भी आदेश हो सकते हैं जिससे किसी भी उद्योग के संचालन और प्रक्रिया को बंद कराया जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उसका नियमन कराया जा सकता है, उसकी बिजली पानी अन्य किसी भी सेवा को रुकवाया जा सकता है, उसका नियमन करवाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार को यह भी अधिकार मिला है कि वह अधिनियम को पालन करने का पक्का कराए जाए। तो करवाया जा सकता है पर कर कोई नहीं रहा। अभी लेटेस्ट एक मुद्दा आया है जिसमें केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए एक रिसर्च के लिए दिए थे। किस रिसर्च के लिए, कि गाय के गोबर और मूत्र से कैंसर की दवाई बन सकती है या नहीं बन सकती। इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, जिसको दिया उसने क्या किया, 1.9 या 2 करोड़ रुपए तो केवल मलमूत्र खरीदने में लगा दिए तथा बाकी पैसे अपने खुद के हवाई यात्रा के खर्चे और गाड़ी खरीदने में लगा दिए। असली में कोई रिसर्च ग्राउंड लेवल पर हुई नहीं। तो मतलब ऐसी तो हमारे देश की कंडीशन है। ये हमारे देश में रिसर्च हो रही है, ना कोई साइंटिस्ट ना कोई कुछ और है, उसको पैसा लौट किया जा रहा है, पैसा लोग खा रहे हैं। देश का जो हार्ड मनी है, जो अर्न मनी है, उसको क्या है, जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो ये दबा कर खा रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं। आम जनता जाए बाढ़ में। उनमें ये सब शामिल है। निरीक्षण करने, उपकरण के परीक्षण तथा अन्य कोई किसी भी खास काम और उसके अधिकार होगा। यह विश्लेषण हेतु वायु जल मिट्टी अथवा किसी भी जगह से किसी भी पदार्थ के नमूने ये ले सकते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर काम कोई नहीं करता है। तो ये इस प्रकार के अधिनियम है जिस पर ये काम कर सकते हैं पर कोई काम करता नहीं है। तो ये पढ़ने के लिए है, ओनली इससे इंपॉर्टेंट MCQ नहीं आएंगे। अगला है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के कार्य क्या है, उसका वर्णन करो। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन
जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधान के अंतर्गत सितंबर 1974 में हुआ। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधान के अंतर्गत हुआ है। कब हुआ है? सितंबर 1974 को हुआ है। जल प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण में बताए गए अनुसार CPCB के मुख्य कार्य क्या हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कि क्या काम है उनके। जल प्रदूषण की रोक, नियंत्रण एवं निवारण के द्वारा राज्य के क्षेत्रों में जल धाराओं एवं कुओं की सफाई को बढ़ाना, देश में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने और शमन करके वायु की खूबी को बेहतर बनाना। अगला है वायु, जल, शोर प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण से संबंधित तमाम मसलों के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देंगे वो। साथ ही 1986 के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के नियमों को लागू करने हेतु मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान कराई जाएंगी। इस अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के संदर्भ एवं निकासों को मानक जानकारी दी गई है। 2000 से 2002 के दौरान कोयला खानों के मानक, कपड़ों उद्योगों से निकलने वाले उद्योग के जो स्त्राव है निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के मानकों तथा नहाने के पानी की मुख्य गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देना, उन्हें गजट के अधिसूचित किया गया है। बोर्ड ने बहुत प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियां बनाई है। यह है सीमेंट, ताप, बिजली का संयंत्र, डिस्टिलरियाँ, चीनी उर्वरक, ये इस प्रकार के क्या हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसके बारे में इन्होंने लिस्ट बनाई है कि इनसे क्या निकलता है, जो अपशिष्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा खराब है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के सलाह मशवरे से CPCB ने देश के कुछ क्रांतिक रूप प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की है जिनकी ओर प्रदूषण नियंत्रण ने विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है पर ध्यान नहीं दिया है। कार्य योजनाएं बना ली गई हैं और उन्हें क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के साथ सहयोग करके CPCB ने देश के अलवण जल संसाधनों की गुणवत्ता संप्रेषण करता है जिसके लिए देश भर में स्थित 507 संप्रेषण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता संप्रेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 90 शहरों में फैले हैं। 290 केंद्रों का CPCB द्वारा संप्रेषण किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको क्या है, एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। जो ये काम हो रहे हैं ना, अधिकार सब दे दिए पर कर कोई नहीं रहा। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जल की रोकथाम के लिए, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, सारी फैक्ट्रियाँ, उद्योग क्या है, नदियों के किनारों पर है, वो अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं जो इतने हार्मफुल केमिकल है वो डायरेक्ट क्या नदी में छोड़ रहे हैं बिना प्रोसेस किए। तो उससे क्या होगा, जो पानी नदियों का है वो आगे ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो रहा है, लोग उसे पी रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो केमिकल है वो डायरेक्ट क्या है लोगों के शरीर में जा रहे हैं, कैंसर का कारण बन रहे हैं, हानिकारक बीमारियों का कारण बन रहे हैं। देश में इतने मरीजों की संख्या हो गई है तो इस पर कोई सुधार नहीं है, पर कानून अधिकार उनको दिए गए हैं, ये इनके कार्य क्षेत्र बताए गए हैं पर काम कोई नहीं करता। अगला है जैव विविधता अधिनियम 2000 की व्याख्या करो। विश्व के 12 महाजैव विविधता वाले देशों में से भारत व 1994 में जैव की विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विश्व के 12 महाजैव विविधता वाले देशों में से भारत क्या है, एक सदस्य बन गया। वह 1994 में जैव की विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य बना। इस सम्मेलन के मुख्य कार्य जैव विविधता का संरक्षण करना, उनके घटकों का टिकाऊ उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग से जन्मे लाभ का सम्मानपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। इनसे क्या है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसद में जैव विविधता विधेयक 2002 पारित हुआ। इस विधेयक में जैव अपहरण को रोकने, जैव विविधता और स्थानीय उगाने वालों की सुरक्षा की व्यवस्था है जो केंद्रीय और राज्य बोर्डों तथा स्थानीय समितियों की त्रिस्तरीय संरचना द्वारा हासिल की जाएगी। ये तीनों घटक पौधे, प्राणियों, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंचकर नियमन करेंगे, उससे प्राप्त लाभों को आपस में निपटेंगे। अगला है, इस अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA है, विदेशियों के संपर्क बनाने के लिए सभी मसलों पर कार्य करेगा। तो जो विदेशियों के साथ संपर्क बनाने के सभी मसलों पर कार्य कौन करेगा, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, इसमें आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट 2010 क्या है। उच्च न्यायालयों में लंबित पर्यावरण मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर इन मामलों का बहुआनुवांशिक होने के कारण उच्चतम न्यायालय की सलाह पर भारत के विधि आयोग ने पर्यावरण कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की। दिनांक 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण के सभी संबंधित किसी भी कानून अधिकार के प्रवर्तन क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली तिरोगति से निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया था। यह अधिकरण 1908 में नागरिक कार्यविधि के द्वारा किए गए कार्यविधि से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांत से निर्देशित है। अगला क्या है, अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं को उनके दाखिल होने के 6 माह के भीतर उनके निपटान हेतु कोशिश के लिए बाध्य है। शुरू में एनजीटी 5 स्थानों पर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है और अपने आप को अधिक सुलभ बनाने हेतु सर्किट कार्यवाही की जाएगी। ओजोन परत पर समझौता की व्याख्या करो। आप पहले ही वायुमंडल के ऊपरी हिस्से, जिसमें समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, में ओजोन परत नष्ट होने के कारण उनके गहरे असर अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में इसका अध्ययन कर लिया है ओजोन परत के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सन 1977 में लगातार इस समस्या को सामने लाता आ रहा है। यूएनईपी के सहयोग से 1985 में वीना में विश्व के राष्ट्रों ने ओजोन परत की सुरक्षा हेतु समझौता किया। इस सम्मेलन के जरिए राष्ट्रों ने जिम्मेदारी ली, बहुत सारे देश थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वे ओजोन परत की सुरक्षा करेंगे। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, ओजोन घटने के कारण उपजने वाले बुरे नतीजों को बेहतर समझने के लिए वैज्ञानिक खोजों को एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। सम्मेलन ने भावी खतरों का इंतजाम किया, संशोधनों एवं विवाद सुलझाने हेतु विधियां स्पष्ट की। ओजोन की परत की सुरक्षा हेतु वीना समझौते के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ओजोन परत का कम होना, जो पदार्थ उनके जिम्मेदार हैं, उस पर मॉन्ट्रियल संधि 1987 में विभिन्न राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद से अब तक उसमें 5 बार बदलाव किए जा सके हैं। इसके नियंत्रण नियमों को मजबूत करने हेतु वीना में 5 बार सुधार किए गए। पहला लंदन 1990 में, कोपेनहेगन 1992 में, वियना 1995 में, मॉन्ट्रियल 1997 में और बीजिंग 1999 में। संधि का लक्ष्य है मानव निर्मित ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों के निकास को कम करना, अतः पूरी तरह समाप्त कर देना। तो इसका लक्ष्य क्या है, ये हमारा लास्ट में जो लाइन थी, इसमें इसका लक्ष्य बताया गया है कि जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं उनके उत्सर्जन को कम करना। जलवायु परिवर्तन पर समझौता क्या है, तो इसमें देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा समझौता, वह ये क्या है, UNFCCC, जो पिछले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यह युंगतकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जून 1992 में रियो डी जेनेरो में पर्यावरण एवं विकास संयुक्त पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में निकाल कर रखी गई थी। UNFCCC ने हस्ताक्षरकर्ता देशों के वचनबद्ध बनाया कि ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित निकासों को इतने स्तरों तक नीचे ले आएंगे जिससे जलवायु नियंत्रण में खतरनाक मानवीय दखल रुक जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में आगे जानते हैं। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। 1985 में वियना संधि हुई थी, समझौता हुआ था, किस परत के लिए हुआ था, ओजोन परत के लिए हुआ था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1997 किस देश में हुआ था, क्योटो जापान में हुआ था। CPCB की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। प्रथम वन अधिनियम कब लाया गया था, 1927 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। दिल्ली सरकार ने रंगदार प्लास्टिक थैली पर पाबंदी कब लगाई थी, 2009 में लगाई थी। जैव अपहरण को रोकने के लिए विधान कब बनाया गया था, सन 2000 में इसका विधान बनाया गया था। इस प्रकार ये क्या है, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने इस चैप्टर की थ्योरी देखी, MCQ देखी और जो इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो देखे। इससे क्या है, इसकी डेट आती है, या वायु जल अधिनियम है वो पक्का आते हैं, कब पारित हुआ था, एक वियना समझौता आ जाता है, या कोई जो ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार देखने से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय